मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जो है 1905 तक का इतिहास देख लिए थे। ठीक है, अब उसके बाद जो है शुरू करेंगे हम लोग आधुनिक भारत। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्वाधीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यही पढ़ रहे थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कड़ी में आज हम लोग शुरू करेंगे 1906 से। बंगाल विभाजन तक पढ़ लिए थे, 1906 से शुरू करेंगे। 1906 में घटना घटित होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? मुस्लिम लीग की। ठीक है, तो ये आपको समय याद रखना है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अब इसकी स्थापना के पीछे कुछ कहानी है। एक मुस्लिम लीडर था आगा खां। मुस्लिम लीडर एक थे, कौन? आगा खां। ठीक है, आगा खां ये 10 अक्टूबर और 1906 को 10 अक्टूबर 1906 को आगा खां शिमला में जाकर के वायसराय से मिलते हैं। हमने बताया था कि इसकी पहले तो कलकत्ता ही राजधानी थी, लेकिन बीच में राजधानी परिवर्तन क्या, ग्रीष्मकालीन राजधानी कलकत्ता के अलावा और कहाँ बनाई गई थी? शिमला में बनाई गई थी। मैंने बताया ना, तो शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और कलकत्ता में तो राजधानी थी। ठीक, तो शिमला में वायसराय बैठा हुआ था। कौन था? मिंटो। 1906 में कौन था? मिंटो द्वितीय था ना। इसका कार्यकाल 1905 से 1911 तक है। 1911 तक कौन था? मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो 1906 में शिमला में मिलते हैं कौन इनसे जा करके? आगा खां। मुस्लिम नेता आगा खां जा करके मिलते हैं किनसे? मिंटो से। किस लिए? क्योंकि अब आगा खां को ये लगने लगा था कि भारत में जो है मुसलमानों का जो है हित मारा जा रहा है, कांग्रेस अपने लिए जो है काम कर रही है। उनके दिमाग में फितूर बैठा और अंग्रेज यही चाहते थे कि जो है किसी तरीके से मुसलमानों को तोड़ा जाए। तो इसलिए जो है मुसलमानों को तोड़ने में मिंटो कामयाब हो जाता है और आगा खां के पास न्योता भेज देता है कि हमारे पास आकर के मिलो और तुमको उचित पुरस्कार दिया जाएगा। तो 1906 में तारीख भी याद रखना, जहाँ जहाँ मैं तारीख लिखूंगा तारीख सहित याद रखना है, क्योंकि ये परीक्षाओं में यहाँ से घटनाएं पूछी जाती हैं तारीख सहित। तो 10 अक्टूबर का दिन था और सन कौन सा था? 1906। तो 10 अक्टूबर 1906 को आगा खां कलकत्ता से जा करके शिमला में किससे मुलाकात करते हैं? मिंटो से। वायसराय मिंटो से मुलाकात करते हैं और वहाँ पर अपनी बात रखते हैं कि हमारे लिए जो है क्या सुझाव है। तो कहते हैं मिंटो कहते हैं तुम अलग से अपना एक संगठन बनाओ और तुमको इस एवज में हम तुमको एक पारितोषिक देंगे, एक इनाम देंगे। इनाम क्या देंगे? तुम्हारे लिए अलग से पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर देंगे। तुम्हारे लिए, मुसलमानों के लिए, तुम्हारे लिए मतलब मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। कैसे निर्वाचन की? पृथक। अब ये क्या वाला है पृथक निर्वाचन? देखिए, उस समय जो परिषद में चुनाव होते थे, परिषद में जो सदस्य बैठते थे, जैसे विधानसभा लोकसभा में सदस्य जाते हैं ना, चुन करके जाते हैं, तो उस समय जो परिषद काउंसिल्स होते थे, जो सरकार चलाने के जो काउंसिल्स होते थे, तो काउंसिल्स में चुनाव होते थे। तो उस चुनाव में जो है वोटर्स वोट देते थे और लोग सेलेक्ट होकर के जाते थे। तो मिंटो ने कहा इनसे कि हम तुम्हारे लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करेंगे, अर्थात जो मुस्लिम सदस्य होंगे उन मुस्लिम सदस्यों को सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही चुनेगा। मुस्लिम सदस्यों को कौन चुनेगा? सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही चुनेगा। यानी मुस्लिम व्यक्तियों की एक जो है निर्वाचन मंडली बनाई जाएगी और उस निर्वाचन मंडली में मुस्लिम सदस्य रहेंगे। वो चुनाव में वोट देंगे और जो खड़ा होगा प्रत्याशी परिषद के लिए, उसको
जिताएंगे और वो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर जो है एक तरीके से ये इसे कहा गया पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, इसको क्या कहा गया, पृथक। तो अंग्रेज इस बात में यहीं पे जो है अपनी रणनीति में फूट डालो राज करो की रणनीति में सफल होते हैं, क्योंकि पहला काम तो इन्होंने कर्जन ने कर दिया था, बंगाल को विभाजित करके मुसलमानों के अंदर बीज बो दिया था कि हिंदू मुस्लिम एकता खंडित करनी है। और मिंटो यहाँ पर एक जो है माचिस की तीली और जला देता है, पृथक निर्वाचन की बात को जो है आगा खां के माध्यम से रखवाता है, आगा खां के माध्यम से रखवाता है। तो आगा खां ने सबसे पहले मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। ये प्रश्न आता है, आगा खां ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी और किससे की थी, वायसराय मिंटो से की थी। और कहाँ पर की थी, शिमला में की थी। ठीक, तो ये प्रश्न याद रखना। अब इसके बाद में वो दिन आता है जब मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है। तो वो तारीख है 30 दिसंबर। वो तारीख कौन सा है, 30 दिसंबर 1906 का समय है। तो 30 दिसंबर 1906 में ये जो बंगाल है, बंगाल 2 भागों में विभाजित हो गया था 1905 में। तो यहाँ पर जो पूर्वी बंगाल था उसकी राजधानी क्या थी, ढाका। तो ढाका में, और ढाका का एक नवाब था, ढाका का एक नवाब था, उस नवाब का नाम था सलीमुल्लाह। क्या नाम था, सलीमुल्लाह। यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, स्थापना की जाती है। तो कहाँ पर होती है स्थापना, ढाका में। कब होती है, 1906 में। तारीख क्या है, 30 दिसंबर 1906 में। कांग्रेस की स्थापना हमने पढ़ी थी 28 दिसंबर 1885। और इसके 2 दिन बाद, अर्थात साल तो कई हैं लेकिन जो महीने की बात करें तो ये भी दिसंबर में स्थापित होती है, 30 दिसंबर 1906 को। ठीक, तो ये इसका काम क्या था, मतलब कांग्रेस का काम ये था कि अपना स्वराज की बात करते थे अंग्रेजों के खिलाफ जो है जो स्वराज की बात करना, अपनी बातों को मनवाना, कांग्रेस का काम ये था प्लेटफॉर्म। और ये बंदे जो थे, इन्होंने जो सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, इसमें सलीमुल्लाह का भी नाम आता है और आगा खां का भी नाम आता है। आगा खां तो जो है वही तो बीज लेकर गए थे मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। तो वो जाते हैं ढाका के जो है नवाब से बात करते हैं, ढाका का नवाब कहते हैं चलो मीटिंग बुलवाते हैं। तो 30 दिसंबर को मीटिंग होती और वहाँ पे पढ़े लिखे जो ज़्यादा शिक्षित थे, समझदार थे, ये सब मुसलमान बैठ करके जो है एक संगठन बना लेते हैं और संगठन का नाम रखते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक, यही जो है आगे चल करके भारत में आज़ादी के साथ साथ में बंटवारे का भी काम करेगा। पाकिस्तान और जो है भारत से पाकिस्तान एक नया देश बनेगा। तो ये इसमें सबसे अहम रोल कौन निभाएगा, यही मुस्लिम लीग। तो ये कहीं ना कहीं नासूर था हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए। तो इस नासूर का बीजारोपण 1906 में ढाका में हो जाता है। ठीक, तो अब इसका यहाँ पर तो स्थापना हो गई। अब इसका जो पहला लखनऊ में इसका मुख्यालय बनाया गया। तो मुख्यालय से भी कोई प्रश्न आ जाता है, मुख्यालय कहाँ था इसका, लखनऊ में था। तो मुख्यालय जो है, मुख्यालय लखनऊ में था। तो ये भी याद रखना कि इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, लखनऊ में बनाया गया। और इसका पहला अधिवेशन 1907 ईस्वी में कहाँ होता है, कराची में। पाकिस्तान के जो इस पाकिस्तान है वहाँ के कौन से शहर में होता है, कराची में। इसका पहला अधिवेशन होता है, पहली बैठक होती, पहली वार्षिक बैठक होती। जिस तरीके से कांग्रेस की बैठक होती थी, मीटिंग होती थी, हर साल सम्मेलन होता था, उसी तरीके से मुस्लिम लीग भी अपना क्या करता था, बैठक करता था। ठीक, तो पीर भाई जी के नेतृत्व में, इसके अध्यक्षता कौन की कराची में, पीर भाई जी ने। तो पीर भाई जी के नेतृत्व में वो प्रश्न नहीं पूछता, मैंने ऐसे बता दिया। लेकिन पहली बैठक से प्रश्न पूछ सकता है कि जो है मुस्लिम लीग की पहली बैठक कहाँ संपन्न होती है, कराची में 1907 ईस्वी में, जो पाकिस्तान में है वर्तमान में। पाकिस्तान में जिस तरीके से भारत में मुंबई है आर्थिक राजधानी, वैसे कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है। ठीक, तो इस तरीके से कराची में इसकी क्या होती है, प्रथम बैठक होती है। और प्रथम बैठक यहाँ हो गई, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं। लेकिन जो दूसरी बैठक होती है अमृतसर में होती है। दूसरी बैठक कहाँ होती है, पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पर होती है, अमृतसर में। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद करना आते हैं। तो ये बैठक होती है 1908 में। अमृतसर में दूसरी बैठक होती है
1908 में। किसकी? मुस्लिम लीग की। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की दूसरी बैठक कहाँ होती है? अमृतसर में 1908 में। और इस बैठक में क्या किया जाता है कि आधिकारिक रूप से लीग अपने मंच से, जो मुस्लिम लीग है वो अपने मंच से डिमांड करती है अंग्रेज सरकार से कि हमारे लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, हमारे लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। तो ये आधिकारिक रूप से मांग लीग के माध्यम से, यानी किसी संगठन के माध्यम से, संस्था के माध्यम से कब की जाती है? 1908 में। और कहाँ पर? अमृतसर में, अमृतसर के अधिवेशन में, लीग के अमृतसर के। लेकिन सबसे पहले किसने मांग की थी? आगा खान ने। व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति विशेष ने, किसी ने अगर लीग मांग की थी पृथक निर्वाचन की मुसलमानों के लिए, तो किसने की थी? आगा खान ने। लेकिन संगठन के माध्यम से किसने मांग की थी? लीग ने मांग की थी। संगठन में लीग ने मांग की थी कि हमारे लिए, हमारे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये लीग क्यों स्थापित किया गया था? जहां कांग्रेस की स्थापना क्या थी? स्वराज लाने की, भारत में जो है स्वाधीनता आंदोलन चलाने की। वहीं लीग जो है उसका उल्टा काम करती थी। लीग स्थापित करने का उसका मकसद यही था कि अंग्रेजों के साथ जो है हम राजभक्ति दिखाएंगे, कि अंग्रेजों के हम साथ हैं, जो भी अंग्रेज फैसला करते हैं उनके पक्ष में रहेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया था? 1905 ईस्वी में विभाजन कर दिया था, भारत का विभाजन कर दिया। तो भारत के विभाजन को ये जो है कहते थे सही किया है। मुसलमान जो लीग के मुसलमान थे, मुसलमान सारे नहीं बेकार थे, जो लीग के मुसलमान थे ये कहते थे बहुत अच्छा किया है, जो विभाजन कर दिया वो बहुत अच्छा किया। और इसके अलावा जो कांग्रेस जो भी काम करती थी उसका उल्टा ही करते थे। कांग्रेस ने बहिष्कार किया कि जो है विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है, भंग आंदोलन चलाना है। तो इन सारे आंदोलनों का, बहिष्कार आंदोलनों का, स्वदेशी आंदोलनों का, इनका जो है इन लोगों ने बहिष्कार किया। किसने? लीग ने, यानी उल्टा करते थे उसका। तो ये इनका मुख्य लक्ष्य था। और अब मुसलमान जो इस लीग से संबंधित जो मुस्लिम थे, उन मुसलमानों के जो है उनके राजनीतिक जो है संरक्षण देने के लिए कि हमारे हालांकि कांग्रेस में भी बहुत सारे, वो हमेशा निरपक्ष रही है और हमेशा कांग्रेस जो है उसमें किसी भी व्यक्ति, समुदाय से व्यक्ति नहीं थे। आपने देखा कि शुरुआत की जो 4 बैठकें होती हैं कांग्रेस की, उसमें सभी धर्मों को जो है बारी बारी से मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो एक धार्मिक संगठन था, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके ऐसा काम किया। और करवाया किसने? अंग्रेजों ने करवाया। और ऐसे में पढ़े लिखे लोग फंसे उस काम में, पढ़े लिखों का जो है उनको बरगलाया गया। ठीक, तो इस तरीके से ये यहाँ से महत्वपूर्ण बातें हैं जो लीग से कभी कभी प्रश्न आ जाता है। ठीक, तो लीग के बाद में जो है, अब ये सारे मुसलमान बेकार नहीं थे, सारे मुसलमान इस तरीके से नहीं थे। 1906 ईस्वी में ही बंगाल में ही एक आंदोलन होता है जिसको बोलते हैं अहरार आंदोलन। ठीक, तो 1906 में अहरार आंदोलन होता है, कहाँ पर? बंगाल में ही। तो ये भी याद रखना है, 1906 में ही अगर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में, तो बंगाल में ही एक आंदोलन चलाया जाता है मुसलमानों के द्वारा ही, जिसको कहा गया अहरार आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अहरार आंदोलन। तो इस अहरार आंदोलन में भी मुसलमान ही थे। इन यहाँ के जो मुसलमान थे, इन लोगों ने किसका जो है समर्थन किया? बहिष्कार का समर्थन किया, स्वदेशी का समर्थन किया। और भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन था, कांग्रेस के माध्यम से जो संचालित किया जा रहा था राष्ट्रीय आंदोलन, उसका भी समर्थन किया। किसने? अहरार आंदोलन के व्यक्तियों ने। अब इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे, इनका भी नाम कभी पूछ लिया जाता है। जैसे अबुल कलाम आज़ाद थे इसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये आप आगे जब पढ़ेंगे आज़ादी के दौरान तो बहुत बारी बारी से कई जगह इनके नाम आते रहेंगे। तो ये जो है कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर थे। तो ये किससे संबंधित थे शुरुआत में बंगाल में? अहरार आंदोलन से। एक आपने मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये भी इसी से संबंधित था, अहरार आंदोलन से। लेकिन जिन्ना बाद में जो है पलटी मार जाता है, कांग्रेस का विरोधी हो जाता है और पहुंच जाता है कहाँ? मुस्लिम लीग में, मुस्लिम लीग में चला जाता है। ठीक, तो जिन्ना इसी आंदोलन से संबंधित थे, शुरुआत में लीग में नहीं थे। यानी प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय लीग था, जिन्ना था क्या उसमें? नहीं था, जिन्ना उस लीग में नहीं शामिल था। और प्रश्न में ऐसा पूछता ही है, और लोगों के दिमाग में जिन्ना का मतलब मुस्लिम लीग बैठा होता है, तो टिक मार के चले जाते हैं और जिन्ना को ही टिक लगाते हैं। लेकिन स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह ढाका के नवाब और आगा खान ने, इन दोनों ने मिलकर के मुस्लिम लीग को स्थापित किया था। लेकिन जिन्ना अभी तो अहरार आंदोलन से संबंधित थे, जो कि इसके समर्थन में थे। ठीक, इसके अलावा हकीम अजमल खान, ये भी जो है इसी से संबंध, इनका भी नाम आप सुनोगे आगे, हकीम अजमल खान, ये भी जो है अहरार आंदोलन से संबंधित थे। तो इनका ये जहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं मुस्लिम लीग जो है
भारत विरोधी बातें करता है, यानी राष्ट्र विरोधी बातें करता है, जो राष्ट्र के कांग्रेस जो चाह रही है उसके विरोध में, वहीं अहरार आंदोलन इनका समर्थन करने के लिए आंदोलन चलाया गया बंगाल। तो ये 1906 की दूसरी घटना थी। इसके बाद में हम लोग आते हैं 1909 की घटना में। 1909 में एक इसी से संबंधित, मुस्लिम लीग से संबंधित ही 1909 में एक सुधार आंदोलन, एक सुधार आता है, एक जो है एक अधिनियम आता है, सुधार अधिनियम, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, जिसको कहा गया है मार्ले मिंटो सुधार। अब ये कौन सी वाला है मार्ले मिंटो सुधार? ये एक्चुअली क्या था, एक तरीके से भारत परिषद अधिनियम था। ये क्या था? भारत परिषद अधिनियम, यानी कानून था। ये कानून था। अब ये कानून जब बन जाएगा तो भारत में वो कानून लागू किया जाएगा। तो इसमें जो मार्ले व्यक्ति था, दो व्यक्तियों के नाम है, मार्ले एक है और एक है मिंटो। तो मिंटो तो अभी पढ़ रहे हो, मिंटो कौन है? भारत का वायसराय है, ठीक है। और जो मार्ले है ये कौन है? ये भारत सचिव है। ये कौन है? भारत का सचिव है, जो भारत में नहीं बैठता है। मैंने पीछे पढ़ा भी दिया है कि भारत सचिव कौन होते थे। ये जो है, जब कंपनी का शासन खत्म हो जाता है भारत में 1857 के विद्रोह के बाद में, तो एक भारत सचिव पद का सृजन किया जाता है, जो वास्तव में इंग्लैंड में एक जो मंत्री होती है, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, उस मंत्रियों का एक सदस्य होता है। कौन? जो भारत सचिव। जैसे भारत में मंत्री होते हैं तो उसमें एक कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है। राज्यों में भी होते हैं कैबिनेट मंत्री और केंद्र में भी होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री बहुत पावरफुल मंत्री होते हैं, ठीक। जब हम पढ़ेंगे जो है संविधान तो उसमें सारा समझेंगे। तो उसी में से जो कैबिनेट मंत्री था, कहाँ का? अंग्रेज सरकार का, इंग्लैंड में बैठा हुआ है। इंग्लैंड में जो अंग्रेज सरकार हुआ करती थी, तो उसमें का जो व्यक्ति होता था कैबिनेट स्तर का मंत्री, वो क्या होता था? भारत सचिव, जो कि वायसराय से बड़ा होता था, पद में वायसराय से बड़ा होता था। लेकिन वायसराय डायरेक्ट भारत में रह करके काम करता था। बाद में वायसराय ही बाद में कन्वर्ट हो जाता है आज़ादी के बाद राष्ट्रपति के रूप में, ठीक। तो वो वायसराय भारत में कार्य संचालित करता था, लेकिन भारत सचिव का नाम भी चलता था, ठीक। तो भारत सचिव कौन थे? मार्ले, ठीक। मारो इनको तो याद हो जाएगा, मार्ले पीट ले हैं। तो मार्ले और मिंटो कौन थे? वायसराय। तो इन दोनों ने मिल करके एक पुलिंदा तैयार किया और कहा उसमें कि जो है हमको कुछ ऐसा, जो नरम दल के लोग हैं कांग्रेस के, इनको कुछ लॉलीपॉप देना है। तो एक पुलिंदा उनके लिए तैयार किया। और जो उग्रवादी थे, यानी उग्रपंथी थे, क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, हमने देखा ना अभी इस दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, तो उनको दबाने के लिए कई कानून बनाए गए। और उसी की आड़ में सबसे महत्वपूर्ण जो कानून बना दिया, वो बना दिया जो आगा खान ने सबसे पहले मांग किया था, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मुसलमानों के लिए। तो मार्ले मिंटो सुधार सबसे पहले ये लेकर आता है भारत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। प्रश्न यहाँ से आता है कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस धर्म के लिए सबसे पहले लागू की गई? मुस्लिम धर्म के लिए। और कब लागू की गई, मतलब कब ये अधिनियम बना, कानून बना? तो 1909 में। और कौन सा सुधार था? भारत मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909। इसी को कहा गया भारत परिषद अधिनियम 1909। और दो व्यक्तियों के नाम इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए इस अधिनियम का नाम ही रख दिया जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि भारत में सांप्रदायिक बीज बोना, सांप्रदायिक बीज बोना, मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ाना, उनको अलग अलग कर देना। तो सबसे महत्वपूर्ण यही रखा गया कि जो है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी, जो कांग्रेस अभी तक मान नहीं रही थी। क्योंकि इससे क्या होगा आने वाले समय में, भाई मुसलमान एकदम पृथक हो जाएंगे, जब अलग हो जाएंगे तो अपने राष्ट्र की अलग से मांग करने लगेंगे। तो अब गांधी जी ने यहाँ पर कहा, गांधी जी ने इस मार्ले मिंटो सुधार, भारत में नहीं थे, जब भारत में आए, जब उन्होंने अध्ययन किया मार्ले मिंटो, अच्छा ऐसा प्रस्ताव लेकर आया था, तो उन्होंने कहा कि मार्ले मिंटो सुधार जो है ये हमारे भारत के लिए जो है नासूर है, कब्र खोद कर गया है मार्ले मिंटो सुधार। और वही कब्र 1947 में 14 अगस्त 1947 को दिखाई देता है, जो पाकिस्तान के रूप में अलग हो जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार ने ही बीज बो दिया था भारत में विभाजन का। तो प्रश्न कभी कभी घुमा कर पूछ लेता है कि जो है भारत विभाजन का बीज कहाँ दिखाई देता है? तो किस सुधार में दिखाई देता है? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में दिखाई देता है, ठीक। तो इस तरीके से मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित कुछ बातें हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। अब इसके बाद में इसी क्रम में हम लोग इसके बीच में कुछ घटनाएं थीं जो अभी थोड़ा सा बीच में देख लेते हैं। 1906 में ही हमने बताया था एक कलकत्ता का अधिवेशन होता है, हालांकि रिवाइज हो जाएगा, पहले भी बता चुका हूँ,
ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता कौन करते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की कलकत्ता में, और यहाँ पर 4 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए उग्रपंथियों के द्वारा, ठीक है। स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक। तो ये 1906 की घटना थी। और 1907 की एक महत्वपूर्ण घटना होती है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में। कहाँ होता है? सूरत में, जो गुजरात में है। कहाँ पर है सूरत? गुजरात में है, ठीक। सूरत यहाँ पर है, ये है सूरत बंदरगाह है, ठीक। तो सूरत में अधिवेशन होता है किसका? कांग्रेस का। तो कांग्रेस के अधिवेशन में अभी जो है 1905 से ही कांग्रेस में गरम दल और नरम दल जैसे जो है विचारधारा देखने को मिलती हैं, ठीक, जब बनारस वाले अधिवेशन से। लेकिन 1907 में आकर के ये विस्फोटक हो जाती है। 1906 में भी जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तब दोनों आपसी समझौता करते हैं कि चलो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, बूढ़े आदमी हैं, नेता आदमी हैं बड़े, तो उनको अध्यक्ष बना दो, कोई बात नहीं है। लेकिन 1907 में यहाँ पर जो गरम दल के लोग थे, जिसमें लाल बाल पाल थे। कौन कौन से थे? लाल बाल पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, पंजाब वाले, ठीक है। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र वाले। और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ये कहाँ से थे? बंगाल से थे। और एक चौथा भाई भी था, अरविंद घोष। चौथा भाई भी कौन था? अरविंद घोष। तो ये 4 प्रमुख नेता थे उग्रपंथी दल से, गरम दल से। किस दल से? गरम दल से। तो ये लोग चाहते थे कि जो है हमारे में से कोई एक जो है अध्यक्ष बने सूरत में। तो इन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। गरम पंथियों ने सूरत के अधिवेशन में कहा कि किसको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए? लाला लाजपत राय को। लेकिन नरम दल वालों ने कहा नहीं, डॉक्टर रास बिहारी को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? डॉक्टर रास बिहारी घोष को बनाएंगे। अभी एक घोष आएंगे, एक बोस आएंगे, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना। तो डॉक्टर रास बिहारी पढ़े लिखे थे, तो इनके आगे डॉक्टर PhD रहे होंगे। तो डॉक्टर रास बिहारी घोष जी को बनाने के प्रस्ताव के कौन रखते हैं? नरमपंथी। कौन रखते हैं? नरमपंथी। डॉक्टर रास बिहारी घोष। अरविंद घोष गरमपंथी दल से थे। वो लोग किसको चाहते थे? लाला लाजपत राय को। तो लाला लाजपत राय को वो लोग चाहते थे गरम दल वाले, और नरम दल वाले चाहते थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। और नरम दल वालों का वर्चस्व था, नरम दल वाले ज़्यादा थे। तो उन्होंने डॉक्टर रास बिहारी जो है घोष को क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष किसको बना दिया गया? डॉक्टर रास बिहारी घोष को। अब जब डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष बन गए, तो गरम दल वाले अपने आप को काट लिए, किनारा कर लिए, कहे कांग्रेस जाए भाड़ में, हम तो चलते हैं अपने घर। तो वो लोग वहाँ से हट गए। तो इसी को कहा जाता है सूरत विभाजन। इसी को क्या कहा जाता है? सूरत विभाजन। यानी कांग्रेस स्पष्ट रूप से 2 धड़ों में बट गई, गरम दल और नरम दल। अभी तक तो कांग्रेस के भीतर ही बात चल रही थी 1905 से, लेकिन 1907 में सूरत में जाकर के ये दिखाई दे जाता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। गरम दल अलग हो जाता है और नरम दल अलग हो जाता है। तो इसको सूरत विभाजन भी कहा जाता है, सूरत की फूट भी कहा जाता है इसी को, ठीक। यहाँ पर फूट पड़ गई। देखो अंग्रेजों ने कैसे चाल चली, उधर मुसलमानों को भिड़ा दिया, अलग हो गए। उन्होंने क्या बना लिया? अपना मुस्लिम लीग बना दी। और कांग्रेस को भी तोड़ने का प्रयास किया। गरम दल जो है, दोनों इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। नरम दल वाले नेता भी नहीं समझ पा रहे थे अंग्रेजों की चाल, ना गरम दल। आज भी हम ये नहीं समझ पाते हैं। आज भी हमारे आपसी भाईचारे का, आपस में परिवार अगर आपस में रह रहा है हंसी खुशी और तरक्की कर रहा है, तो पड़ोसी लुक्की लगा देगा पकड़ करके, जो है एक भाई को कहेगा तुम्हारे लिए तुम्हारा बड़ा भाई ऐसा कह रहा है, छोटे भाई के लिए कहेगा तुम्हारे लिए बड़ा भाई ऐसा कह रहा है, फिर दोनों आपस में लड़ भिड़ जाते हैं। तो ये हमको विरासत में मिली है, अंग्रेज देकर गए हैं, जो आज भी ये हम चलता रहता है समाज में, ठीक है। इसीलिए हम अभी जो है वहीं के वहीं हैं और वहीं रहेंगे। हम तो जब पढ़ते थे, जब तब भी पढ़ते थे भारत विकासशील देश है और आने वाले 10 साल में विकसित हो जाएगा, और हमको पढ़ाई छोड़े हो गए 20-25 साल और अभी तक तो विकसित हुआ नहीं है। तो ये सब हम ऐसे ही उलझनों में पड़े हुए हैं, इसलिए विकसित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे 70% से अधिक आबादी गाँव में रहती है, और गाँव में तो तुरंत बात बात पे लट चल जाता है। शहर में हम एक कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पड़ोसी जानते नहीं कि कौन हमारे बगल में रहा है, और गाँव में जानते हैं तो खखोर के मारपीट करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो है ये सूरत का विभाजन हो गया, और भारतीय जो है इस चीज़ को समझ नहीं पाए, ना तो मुस्लिम समझ पाए, ना ही कांग्रेसी समझ पाए। तो यहाँ पर फूट पड़ जाती है। अब इसी फूट का फ़ायदा उठाते हैं अंग्रेज, और उठा करके तिलक जी को 1908 ईस्वी में मांडले भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? मांडले। तिलक जी मांडले जेल निर्वासित कर दिए जाते हैं 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। और मांडले कहाँ है?
बर्मा में, बर्मा यही है ना, तो यहाँ बर्मा देखो बड़ी दूर फेंकते थे उठा करके। अंग्रेजों की चाल आप देखो शुरुआत से ही, जब से ये रहे, किसी जैसे अवध के शासक जो है नवाब कौन था, क्या नाम है उसका, जो लास्ट वाजिद अली शाह, उसको उठाकर कलकत्ता भेज दिए थे, ठीक। और रंगून किसको भेज दिए थे, बहादुर शाह जफर को, सबको इधर उधर बाहर भेजते थे, दूर भेजते थे, ठीक। तो इस तरीके से जो है इनकी शुरुआत से कूटनीतिक चाल थी, तो उठा करके इनको मांडले जेल निर्वासित कर दिया और 6 वर्ष आराम से समय मिल गया, तो इन्होंने वहाँ बैठ करके गीता रहस्य ही लिख डाला। कौन सी किताब लिख दी, गीता रहस्य। तो कहाँ पे लिखी, मांडले जेल में, ठीक। तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है कहीं कि गीता रहस्य किसकी किताब है, बाल गंगाधर तिलक की, और कहाँ लिख दिया, जेल में बैठ करके। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने जेल में बैठ करके लिख दी। जेल में शांति मिलती है, खाना फ्री का मिलता रहता है, और जो नेता टाइप के लोग होते हैं उनसे पत्थर उत्थर नहीं तोड़वाया जाता है, बस जो है ठीक है तुम यहाँ बैठे रहो, जिससे समाज में शांति मिलती रहे। तो फिर उनको किताबें तो दी जाती, जैसे भगत सिंह थे तो वो अक्सर जो है उनको जो है क्रांतिकारी किताबों पढ़ने में बड़ा, लेनिन वगैरह किताबें पढ़ते थे, तो उनके जेल में भी किताबें जाती थी। जब लास्ट टाइम में भगत सिंह को फांसी हुई थी तो लेनिन की किताब को पढ़ रहे थे वो। तो सर मतलब ऐसे वो किताब पढ़ रहे थे उस टाइम, तो वो तो अंग्रेजों का सारा था, वो देते थे किताब पढ़ने के लिए। हाँ नहीं, वो तो भाई उसमें ये थोड़ा नहीं रुख होता है कि आप जो है किताब नहीं पढ़ सकते हो। अब आज तो जेलों में मोबाइल तक चले जाते हैं, तो किताब तो बड़ी बड़ी बात है। लेकिन हाँ किताबों नहीं भाई, उसमें किताब वगैरह अलाउ था, किताब वगैरह ये सब जो है पुराने समय से ही जो है, मतलब जो एक्ट है इनके, अंग्रेजों के समय के ही एक्ट है, पुलिस एक्ट अधिनियम जो है, तो पहले से ही है। आज भी अभी भी जो है किताब वगैरह है, पढ़ने की व्यवस्था की जाती है जेलों में। अगर कोई बंदा जेल में है, पढ़ रहा है, तो पढ़ने की व्यवस्था होती है, उसको जेल से बाकायदा निरुद्ध करके लाया जाता है, एक सिपाही के साथ में परीक्षा दिलवाया जाता है, तो ये सारी व्यवस्था इसको कहते हैं। ये जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे वहाँ पर, तो इसको मतलब आर्टिकल 21 में सारा चीज़ दिया गया है, वो तो बाद में संविधान में आया है। तो इस चीज़ को मतलब हम सबको जीने का अधिकार है ना, चाहे वो बेशक सजा याफ्ता व्यक्ति क्यों ना हो, उसे भी जीने का अधिकार है। तो वो उसके जो मतलब वो जो अधिकार है उसका हनन नहीं किया जा सकता है। तो उस समय भी था, तो किताब पढ़ने की छूट थी और किताब लिखने की भी छूट थी, तो किताब लिखा वहाँ पर। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर 1907 में सूरत का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, फूट हो जाता है, और अरविंदो घोष बन जाते हैं। वो सन्यासी रूप धारण कर लेते हैं, तो वो ऋषि अरविंद घोष कहलाते हैं, ऋषि अरविंदो घोष कहलाते हैं, जो बाद में पौंडीचेरी चले जाते हैं, वहाँ पर ऑरोविले आश्रम की स्थापना कर लेते हैं ना, ऑरोविले आश्रम मैंने पढ़ा दिया है। तो इस तरीके से जो है ये सारे नेता धर पकड़ लिए जाते हैं, और लाला लाजपत राय उठ करके चले जाते हैं, लंदन भाग जाते हैं। तो ऐसे गरम दल, मतलब यहाँ पर उग्रपंथी दल धीरे धीरे कांग्रेस से निष्क्रिय हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से ये 1907 का सूरत विभाजन था, और हमने 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार दे दिया। अब 1911 की बात आती है, इसी कड़ी में हम लोग 1911 की घटना देखेंगे। 1911 की घटना क्या थी, हाँ दिल्ली दरबार। 1911 में क्या लगा था, दिल्ली दरबार, ठीक। तो दिल्ली दरबार ये भी शायद दोबारा हम पढ़ा रहे हैं, ये चूँकि घटना बीच में आ रही समय के साथ, तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। दिल्ली दरबार का आयोजन, अब इसमें वायसराय कौन था भारत का, हार्डिंग था। कौन था, हार्डिंग था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग था। तो हार्डिंग दिल्ली दरबार का आयोजन करता है, और दिल्ली दरबार किस लिए आयोजन किया रहा है, जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी के स्वागत के लिए, दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक। तो दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन होता है, और इसी दरबार में आकर के दोनों आते हैं। ये पहला ऐसा दरबार था जहाँ पर राजा रानी दोनों पहुँचे थे, और दोनों, इसके पहले के 2 दरबार में नहीं आए थे कोई। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका स्वागत होता है, और इस स्वागत में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। लेकिन वो कहने को रद्द था, लेकिन बंगाल को पुनर्विभाजित किया गया। बंगाल को अब जो है पुनर्विभाजित किया गया। असम जो था, पहले बंगाल में असम को भी शामिल कर दिया गया था, पूर्वी बंगाल में असम को भी शामिल किया गया था, ठीक। और पश्चिमी बंगाल में जो है बिहार, उड़ीसा ये शामिल थे। तो असम का जो पहले का स्थिति था वो असम को दे दिया गया कि असम पहले जैसा रहेगा एक राज्य, ठीक। और बिहार को अलग कर दिया गया, बिहार एक अलग राज्य बन गया। बाद में उड़ीसा को भी एक अलग राज्य बना दिया जाता है। तो ये कहने को बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, लेकिन ये क्या था, दूसरा विभाजन था। तो कभी कभी गहराई में प्रश्न पूछ लेता है कि बंगाल का दूसरा विभाजन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1911 में हुआ था। तो 1911 में ये बंगाल का दूसरा विभाजन था, जो पुनर्विभाजन कह सकते हो, जो रद्द भी किया गया। बंगाल का जो पहला धार्मिक रूप से विभाजन था उसको रद्द करके फिर बाद में दूसरा विभाजन किया गया। तो ये बंगाल का विभाजन होता है। और 2 घटना यहाँ पर होती हैं दरबार में, एक तो बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, और दूसरी घटना क्या होती है, राजधानी परिवर्तन की।
अब जो कलकत्ता की राजधानी है कहाँ से परिवर्तित होगी अब दिल्ली। तो इसका भी उद्घाटन करके जाती हैं कौन, जॉर्ज पंचम और उनकी जो है रानी विलियम मैरी, ये दोनों इसका उद्घाटन करके जाते हैं बाकायदा कि अब राजधानी तुम्हारी कहाँ होगी, जो है दिल्ली में। अब जो है यहाँ से लाव लश्कर बैठेंगे कहाँ, दिल्ली। तो ये दिल्ली वास्तविक रूप से दिल्ली कब जा कर के राजधानी बनती है, 1 अप्रैल को। ठीक, ये तारीख इसलिए लिख दे रहा हूँ, याद रखना, 1 अप्रैल 1912। तो 1 अप्रैल 1912 की तारीख को राजधानी हमारी क्या हो जाती है देश की, दिल्ली हो जाती है। ठीक, नई दिल्ली नहीं अभी हुई है, क्या हुई है, दिल्ली हो गई। तो दिल्ली हो गई। अब इस समय प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है अंदर से जाकर कि जब राजधानी दिल्ली परिवर्तित हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक, दिल्ली हो गई। लेकिन यहाँ पर अब नई दिल्ली बसाया जाएगा। अब क्या बसाया जाएगा, नई दिल्ली। अभी काम चलाऊ राजधानी बना दिया गया था। ठीक, अब यहाँ पर इसको नई दिल्ली के रूप में बसाया जाएगा। किस रूप में, नई दिल्ली। अब भाई वायसराय रहेगा तो उसके लिए क्या बनाया जाएगा, वायसराय भवन बनाया जाएगा। और जो परिषद के सदस्य हैं, जो नेता फेता चुनकर आते हैं, उनको बैठने के लिए एक जो है भवन होना चाहिए, जिसको आज हम पार्लियामेंट बोलते हैं ना, दिल्ली में है संसद भवन, तो वो भी बनाया जाएगा। और जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट जो आज हम देखते हैं, वो भी इंडिया गेट भी बनाया जाएगा। तो ये सब बनाया जाता है। अब कौन बनाता है, कौन इसका वास्तुकार है, बनाता मतलब इंजीनियरिंग कौन करता है, इंजीनियर कौन है, तो वो भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है आपका 2 नाम आते हैं। एक तो लुटियन का, किसका नाम आता है, लुटियन, लुटिया लेके डूब गई है, तो लुटियन का नाम आता है। और आता है हर्बर्ट बेकर का, किसका नाम आता है, हर्बर्ट बेकर। 2 नाम आपको याद रखना है कि नई दिल्ली को किसने बसाया, तो लुटियंस ने और हर्बर्ट बेकर ने। 2 नाम, ज़्यादातर लोग लुटियंस का नाम याद रखते हैं, लेकिन आपको दोनों नाम याद रखना है, लुटियंस का भी और हर्बर्ट बेकर का। तो हर्बर्ट बेकर और लुटियंस, इन दोनों ने, ये दोनों क्या थे, वास्तुकार थे, इंजीनियर थे, जिन्होंने नई दिल्ली की स्थापना की। इन्हीं के देख रेख में दिल्ली में संसद भवन बनाया गया, पार्लियामेंट का जो है निर्माण हुआ, और वायसराय हाउस, जिसको हम आज क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन कहते हैं ना, तो उसको पहले वायसराय हाउस कहा जाता था, उसमें वायसराय बैठता था। तो वायसराय हाउस और जो इंडिया गेट है, ठीक, जो आज लोग देखने जाते हैं, तो ये भी, इसके भी वास्तुकार कौन थे, लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। तो इन लोगों ने मिल करके, दोनों ने जो है नई दिल्ली को बसाने का कार्य शुरू कर दिया। ठीक, और इसके बाद में 1931 में, अभी वहाँ पर वायसराय बैठते नहीं थे क्योंकि बन रहा था, वायसराय भवन अभी तो बनाया जा रहा था। अभी अपना बोरिया बिस्तर बांध करके कहीं किसी जो है भवन में बैठते रहे होंगे, वायसराय भवन तो अभी बन रहा था। तो वो सब बन करके कंप्लीट हो गया। तो 1931 में उस समय एक वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था, लॉर्ड इरविन। तो 1931 में लॉर्ड इरविन ने उद्घाटन किया नई दिल्ली का। किसका उद्घाटन किया, नई दिल्ली का। तो नई दिल्ली का उद्घाटन कौन करता है, लॉर्ड इरविन करता है। और पहला वायसराय था लॉर्ड इरविन, जो वायसराय भवन में, नई दिल्ली के वायसराय भवन में बैठता है। ठीक, तो प्रश्न कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है कि वायसराय भवन में, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन जिसको आज कहते हैं, उसमें सबसे पहले बैठने वाला वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन था। कब बैठा, 1931 में। तो नई दिल्ली आधिकारिक रूप से राजधानी कब बन जाती है, 1931 में। तो ये आधिकारिक रूप से, अभी तो वैसे ही काम चलाऊ था, लेकिन आधिकारिक रूप से राजधानी कब घोषित हो जाती है नई दिल्ली, 1931 से। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। तो 1931। अब भैया ये जो है ये घटना तो चलो 1 अप्रैल 1912 में टेम्परेरी जो है राजधानी बना दिया। अब राजधानी जब बना दिया तो हार्डिंग भी जाकर दिल्ली में रहेगा, लेकिन अभी वायसराय भवन में थोड़ी नहीं रहा। तो जाएगा रहेगा तो कलकत्ता से अपने लश्कर को लेकर चल देता है कहाँ, दिल्ली के लिए। अब यहीं पर यह घटना होती है 23 दिसंबर को। कुछ किताबों में 22 दिसंबर लिखा मिलता है, कुछ किताबों में 23 दिसंबर मिलता है। तो दोनों डेट आप याद रखना। ठीक है, मैं दोनों बता देता हूँ। कुछ किताबों में 22 दिसंबर मिलेगा और कुछ किताबों में 23 दिसंबर मिलता है। तो ये डेट नहीं पूछेगा, ऐसे कन्फ्यूजिंग डेट, फिर ये अच्छे ऑथेंटिक किताब की डेट में बता रहा हूँ। ठीक, तो ये घटना थी 1912 की, 22-23 दिसंबर 1912 की। अब लॉर्ड हार्डिंग जा रहे थे जो है दिल्ली। ठीक, कलकत्ता से कहाँ जा रहे थे, दिल्ली। दिल्ली जा रहे थे तो यहाँ पर रास बिहारी जी ने एक चाल चला। वो वाले रास बिहारी नहीं, यहाँ पर रास बिहारी बोस थे। कौन थे ये, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस वाले, सुभाष चंद्र बोस के टाइटल वाले रास बिहारी बोस। कहाँ के थे, कलकत्ता के थे, बंगाल के थे। ये बोस घोष सब कलकत्ता बंगाल के होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर डॉक्टर रास बिहारी घोष थे, जो नरम दल के कांग्रेसी नेता थे, जिनको सूरत में क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना, ये दूसरा व्यक्ति है, ये रास बिहारी बोस हैं।
इन्होंने एक प्लान खेला, इन्होंने एक प्लान चला कि हार्डिंग बदमाश आदमी है, इसको बम से उड़ा दिया जाए। तो इन्होंने जो है हार्डिंग बम कांड की घटना जो है बनाई, और इनका एक नौकर था विश्वास करके, ठीक है। तो हाँ, तो विश्वास नाम का एक इनका कौन था, नौकर था, उसने ले जाकर के बम फोड़ दिया। किसके ऊपर, हार्डिंग के ऊपर, चांदनी चौक में, दिल्ली के कहाँ पर, चांदनी चौक में बम फोड़ दिया। अब ये सारे जन्मजात जो है बड़े अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे क्या, बहुत भाग्यशाली होते हैं, बच गया ये भी, तो हार्डिंग भी बच गया। तभी तो ये 1911 से लेकर 1916 तक जो है वायसराय था भारत का, तो ये बच गया। अब पकड़े जाते हैं, रास बिहारी जो है बोस वगैरह की खोज होती है, विश्वास वगैरह पकड़े जाते हैं, तो विश्वास सहित 5-6 लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता है। इन पर चलाया जाता है दिल्ली षड्यंत्र केस। क्या, कौन सा केस चलाया जाता है, दिल्ली षड्यंत्र केस। तो प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है, दिल्ली षड्यंत्र केस से कौन व्यक्ति जो है संबंधित है, तो रास बिहारी बोस। अब घोष का भी नाम दिया रहेगा, बोस का भी नाम दिया रहेगा, तो कौन संबंधित था, रास बिहारी बोस। तो इन पर कौन सा मुकदमा चलता है, दिल्ली षड्यंत्र केस। और दिल्ली षड्यंत्र केस किस लिए चलाया गया, हार्डिंग की हत्या करने के एवज में, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फोड़ने के एवज में दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया, ठीक है। तो दिल्ली षड्यंत्र केस जब चलता है तो रास बिहारी बोस भाग करके जापान चले जाते हैं। भाई इनको अभी क्रांतिकारी गतिविधियां करना है, पकड़ लिए जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे, या फिर फांसी हो जाएगी, तो भाग गए कहाँ, जापान। और ये जापान में लास्ट मोमेंट तक, आज़ादी के कुछ समय तक रहे हैं, और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां वहाँ अंजाम दी, जो आगे हम चल करके पढ़ते रहेंगे, ठीक। तो ये चले जाते हैं जापान, ठीक। और इधर जो है मुकदमा चलता है और इन लोगों को फांसी की सजा हो जाती है, विश्वास जैसे कुछ नेताओं को। तो ये दिल्ली की बम कांड की घटना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात आती है 1914 और 1918 के बीच। इस दौरान विश्व युद्ध छिड़ जाता है, पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ जाता है 1914 से 18 के बीच, ये इसमें चलता है, ठीक। इसी दौरान भारत में गांधी जी का पदार्पण होता है, प्रवेश होता है। तो गांधी जी को ये लगता है कि विश्व युद्ध में हम अगर अंग्रेजों का सहयोग कर दें, हम यहाँ से भारतीय सैनिकों को भेजें अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध में लड़ने के लिए, तो बाद में खुश होकर हमको स्वराज दे देंगे, हमको जो है स्वराज दे देंगे। तो इसीलिए गांधी जी को जो है रिक्रूटमेंट सार्जेंट कहा गया, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें चर्चा करेंगे, ठीक। तो अब ये विश्व युद्ध छिड़ता किन किन के बीच में है, तो दो शक्तियाँ जो है रहती हैं। एक तो इंग्लैंड है ही है, जो इंग्लैंड है, ठीक। और इंग्लैंड के साथ में ही, इसके साथ में सहयोगी कौन थे, फ्रांस भी था। देखो भारत में फ्रांस तो काफ़ी समय तक इंग्लैंड से लड़ता रहा, और विश्व युद्ध की बारी आई तो इंग्लैंड फ्रांस के साथ हो गया, ठीक। फ्रांस के साथ में हो गया। और इसके अलावा भारतीय सैनिक भी थे, क्योंकि भाई भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से थे। तो इसके अलावा रूस भी इसके साथ में आ जाता है, जापान भी इसके साथ में आ जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब एक साथ थे, और बाद में अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा। बाद में इनके साथ में कौन आ गया, यूएसए भी आ गया, अमेरिका भी आ गया, ठीक। तो इस तरीके से एक तरफ तो ये लोग थे, दूसरी तरफ थे जर्मनी। दूसरी तरफ कौन थे, जर्मनी की सेना थी, और ऑस्ट्रिया की सेना थी, ठीक। किसकी सेना थी, ऑस्ट्रिया की। और जर्मनी का ही दूसरा भाई था इटली। कौन था, इटली। भाई दोनों इसलिए जाने जाते हैं, जर्मनी से जो है हिटलर, इटली से मुसोलिनी। जब विश्व इतिहास पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। तो जर्मनी भी कूद पड़ता है इनके साथ में, इनके विरुद्ध लड़ने के लिए, इंग्लैंड फ्रांस के विरुद्ध लड़ने के लिए। किसके साथ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, और जो है इसके अलावा आपका तुर्की, ठीक। तुर्की में जो है उस समय ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, प्राचीन समय से था ऑटोमन साम्राज्य, जिसमें जो है यहाँ पर जो इसके क्या कहते हैं, जो मुस्लिम जो नेता थे, लीडर्स थे, धार्मिक गुरु, मुस्लिम धार्मिक गुरु। तो बाद में हम देखते हैं भारत में जो है यहाँ पर खिलाफत, खलीफा जिसको कहा जाता था, तो खिलाफत आंदोलन भी होता है। तो अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना जान लो कि इसमें तुर्की भी शामिल था अंग्रेजों के खिलाफ। विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी के साथ तुर्की भी था और इटली भी था। तो ये सब विश्व युद्ध लड़ते हैं। तो ये विश्व युद्ध चल रहा है। इस दौरान भारत में जो आज़ादी की घटनाएं हैं वो धीरे कुछ विरामावस्था में चली जाती हैं। इसलिए आप इस दौरान ज़्यादा कुछ घटनाएं, ना तो क्रांतिकारी घटनाएं देखोगे और ना ही कुछ कांग्रेस की भी गतिविधियां, सब धीमी पड़ जाती हैं, क्योंकि सारा अमला, सारा सिस्टम कहाँ लग गया, विश्व युद्ध में लग गया। और विश्व युद्ध में जब लग गया तो भारत को ये लगने लगा था कि अब विश्व युद्ध में जो है इंग्लैंड हार जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जर्मनी जैसे देश उससे लड़ रहा है, ठीक। तो हो सकता है हम लोग जल्दी से आज़ादी पा जाएं। तो एक सपने देख रहे थे भारत के जो है क्रांतिकारी लोग भी, भारत के जो नेता लोग भी ये सपना पाल बैठे थे, ठीक। तो इस तरीके से ये जो है घटना होती है। इसके बाद में 1916 की बारी आती है, ठीक। 1916 में अभी देखा हमने
कि सूरत में फूट पड़ा था और एक मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक, तो 1916 में लखनऊ में होता है कांग्रेस का अधिवेशन। कहाँ पर होता है? लखनऊ में। अब लखनऊ में एक ही प्लेटफॉर्म पर यानी एक ही जगह पर लीग का भी सम्मेलन होता है और जो है कांग्रेस का भी सम्मेलन होता है। तो एक तरफ कांग्रेस है सम्मेलन कर रही है, इसके अध्यक्ष हैं अंबिकाचरण मजूमदार। कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं अंबिकाचरण मजूमदार। यहाँ से प्रश्न अक्सर आता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण जो है क्या था, सम्मेलन था। अब सम्मेलन बाद में हम लोग 4 तक पढ़ लिए, फिर बाद में मेन पढ़ेंगे, लेकिन ये सब अभी पढ़ लो तो ये रिवाइज भी होता रहेगा। तो 1916 में लखनऊ का सम्मेलन होता है, वार्षिक सम्मेलन किसका? कांग्रेस का। और कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। और 1916 में ही लखनऊ में ही बगल में ही पंडाल लगाकर कौन बैठे थे? लीग वाले, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग, अब यहाँ पर जिन्ना आ चुका था इसके जो है साथ में, तो जिन्ना भी था यहाँ पर। जिन्ना इसका क्या था? अध्यक्ष था। लीग का अध्यक्ष जिन्ना था। कहाँ पर? लखनऊ सम्मेलन में। लखनऊ के लीग सम्मेलन में जिन्ना क्या था? लीग का अध्यक्ष था। तो अब जो है यहाँ पर 2 लोगों का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल को मिलाने के लिए। एक तो तिलक जी थे। कौन? तिलक जी थे। ठीक, और दूसरे एनी बेसेंट का आपने नाम सुना होगा। ठीक, सुना है ना, पढ़ा दिया है एनी बेसेंट को, बाद में अभी फिर पढ़ाएंगे आगे चल करके। ठीक, ये होम रूल में आएंगी जो है तो उसमें पढ़ाएंगे। तो तिलक और एनी बेसेंट दोनों मिलते हैं, दोनों कहते हैं कि कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में अलग है और आपस में मिल जाओ, जिससे हम लोग स्वशासन की लड़ाई, स्वराज की लड़ाई जल्दी जीत जाएं, अंग्रेजों को जल्दी पटकनी देकर भारत से भगा दें। तो इन दोनों का नाम आता है किनको मिलाने में? नरम दल और गरम दल को मिलाने में। तो एक तो ये हो गया। और इधर लीग था, तो लीग और कांग्रेस को मिलाते हैं तो इसको कहते हैं लखनऊ पैक्ट। इसको क्या कहते हैं? लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता भी होता है, किसके बीच होता है? लीग और कांग्रेस के बीच। लीग और कांग्रेस के बीच। तो लीग की तरफ से जिन्ना रहते हैं समझौता करवाने वाले, और कांग्रेस की तरफ से तिलक जी रहते हैं। कौन रहते हैं? तिलक। तो तिलक और जो है जिन्ना दोनों मिल करके किसको मिलाते हैं? कांग्रेस को और लीग को। कांग्रेस को और लीग को। लेकिन कहते हैं भैया बात ऐसे नहीं बनेगी, हम लोग चलो समझौता तो कर ले रहे हैं, लेकिन समझौता किस बात की? तो ये समझौता कहते हैं भाई, मुस्लिम लीग कहता है कि हमारी जो पृथक निर्वाचन वाली जो बात है इसको तुम्हें मानना पड़ेगा। तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो अंग्रेज करके गए थे मार्ले मिंटो सुधार में, उसको अंग्रेजों ने जो अब तक नहीं वो कांग्रेस जो अब तक नहीं मानती थी, अब वो क्या कर ली? मानने लगी। और ये सबसे बड़ी इतिहास की दूसरी भूल थी। पहली भूल तो मार्ले मिंटो सुधार थी, और कांग्रेस ने मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी उसको अपना लिया, मान लिया। तो ये मान लिया, ये दूसरी भूल थी जो हमारे विभाजन का एक कारण बनेगी आगे चल करके। अब जब मान लिया तो अब लीग से कहा जाता है तुमको भैया क्या करना है? तो कहते भैया हम भी स्वराज, तुम जैसे स्वराज कहते हो हम भी अपने दस्तावेज में लिख लेंगे कि हमारे जो बैठकें होंगी, हमारी जो अधिवेशन होंगे, हम अपने अधिवेशनों में और अंग्रेजों के खिलाफ कहेंगे हमको स्वराज चाहिए, हमको जो है स्वशासन चाहिए। तो स्वराज जो अब तक ये लोग विरोध करते थे ना लीग वाले कि हम स्वराज हम कुछ नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मुसलमानों का हित जो है सधे और राजनीति में जो है हम लोग आगे बढ़ें। बल्कि ये इसलिए लड़ नहीं रहे थे कि हम अंग्रेजों से आज़ाद हो जाएं। लेकिन अब इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो तुम हमारे पृथक निर्वाचन की बात मानते हो तो हम जो है तुम्हारे स्वराज की बात मानेंगे। तो लीग ने सबसे पहले स्वराज को कब अपनाया? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लीग का अधिवेशन हुआ और समझौते के तहत इन्होंने इसको भी मान लिया। तो ये महत्वपूर्ण जो है। अब यहाँ पर एक चीज़ कभी कभी प्रश्न आ जाता है, जो ये लीग का जो प्रस्ताव था जो मानने का हमको जो है पृथक निर्वाचन की, सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन की, तो मदन मोहन मालवीय जी इसका भविष्य जानते थे कि आने वाले समय में ये खतरनाक होगा। तो मदन मोहन मालवीय एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से खखोर कर पूछ लेता है अंदर घुस करके कि जो है जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जब कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट के तहत इसको माना तो विरोध करने वाला कौन नेता था? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने ही बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। ठीक, तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो है
हमने जो है दूसरे चरण के प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार तरीके से अध्ययन किया, जो कहाँ से शुरू किया था 1906 में, जो है 1906 के मुस्लिम लीग की स्थापना से लेकर के 1916 के कांग्रेस पैक्ट तक का, कांग्रेस के पैक्ट तक का। तो महत्वपूर्ण बातें क्या थी 1906 में? सबसे पहले आगा खां जाते हैं शिमला में, किससे मिलते हैं? मिंटो से मिलते हैं और पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। और दूसरी बार लीग कब मांग करता है? 1908 के अमृतसर अधिवेशन में लीग जो है मांग करता है किसकी? पृथक निर्वाचन की। और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में इस व्यवस्था को कानून बना करके लागू कर दिया जाता है, ठीक। और 1907 में सूरत का जो है कांग्रेस अधिवेशन होता है, जहाँ पर दोनों गरम दल और नरम दल अलग हो जाते हैं, तो सूरत का विभाजन, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और यही विभाजन बाद में चल करके 1916 में लखनऊ के सम्मेलन में दोनों फिर से एकजुट हो जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं और साथ में कांग्रेस और लीग दोनों भी एक साथ समझौता कर लेते हैं और कुछ समय तक साथ साथ जो है अपना समझौता करके चलते हैं आज़ादी की लड़ाई में। लेकिन बाद में फिर देखते हैं आगे कहानी क्या होगी, वो सब हम लोग आगे आने वाले इतिहास की घटनाओं में